आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं का मैं शीला चावला आज के समाचार तरंग में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमारा प्रदेश मरुस्थलीय इलाका है और यहाँ पानी की कमी बड़ी समस्या है। प्रदेश की विभिन्न सरकारों ने समय समय पर अलग अलग परियोजनाएं लाकर समस्या के निपटारे की दिशा में प्रयास भी किए हैं और हाल ही राज्य की मौजूदा भजनलाल सरकार ने इस दिशा में सुदृढ़ कदम उठाए हैं। ताजेवाला हेड से यमुना का पानी लाने के लिए हरियाणा के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार की पहल से इस परियोजना पर हाल ही राजस्थान और मध्य प्रदेश सहमत हुए हैं और दोनों राज्यों के बीच इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने पर समझौता हुआ है। राज्य सरकार ने हाल ही में इस परियोजना का दायरा भी बढ़ा दिया है। आज के समाचार तरंग में हम इसी सब पर बात कर रहे हैं और हमारे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद पाठक जी। विनोद जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, आज की इस चर्चा में न्यूज रूम से मेरा साथ दे रहे हैं मेरे सहयोगी और वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। शीला जी, आपका धन्यवाद। पाठक जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसे ERCP कहा जाता है, ये राजस्थान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इससे पूर्वी जिलों को किस तरह से फायदा मिलने वाला है? ERCP जो है, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट तैयार किया था और उसमें 30 लिंक आइडेंटिफाई किए थे देश के, जिसमें से कि एक पार्वती काली सिंधु चंबल भी था और ERCP से पहले उसी के ऊपर काम चल रहा था। लेकिन 2004 में जब केंद्र में वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई तो ये पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने दोबारा से इसको पुनर्जीवित किया और उससे पहले 13 में जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस के बारे में दोबारा विचार किया जाए। तो 2015 में सरकार ने कमेटी बनाई और वो काम शुरू करती। इन बिटवीन 2017 में जो वसुंधरा सरकार थी यहाँ पे राजस्थान में, तो उसने ERCP के कॉन्सेप्ट को लेके आई और एक DPR बनवाई वेबकॉस से, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करने वाली एक संस्था है। पर वहाँ उस वक्त भूल चूक ये हो गई DPR बनाने में कि उसको 50% डिपेंडेबिलिटी पे बना दिया गया, जो कि हमारे जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो पानी के लेके जो राज्यों के बीच में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो 75% डिपेंडेबिलिटी पे होते हैं। तो ये DPR को बदला जाता। उससे पहले वसुंधरा सरकार भी चली गई और ये ERCP जो है वो एक पॉलिटिकल टूल बनके राजस्थान के और केंद्र के बीच में झूलने लगा। पाठक जी, हम यह भी जानना चाहेंगे कि इसकी जो आपने अभी प्रश्न किया गया था कि जो पूर्वी जिले हैं, 13 जिले और अब कुछ जिले और बढ़ गए हैं, उन जिलों को इससे किस प्रकार लाभ मिलने वाला है? एक तो ड्रिंकिंग वाटर का है, प्लस खेती किसानी के लिए भी इसका पानी काम आ जाएगा। तो क्या देखते हैं इससे किस प्रकार परिदृश्य वहाँ का बदले? हाँ, देखिए, ये पानी जहाँ भी आता है तो वहाँ एक प्रॉस्पेरिटी आती है और ये पूरी दुनिया, पहले खाली भारत की या पूर्वी राजस्थान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। एक फ्रेज भी है कि बिन पानी सब सून। तो पानी आएगा तो यहाँ एक हरित क्रांति जो है वो पूर्वी राजस्थान के जो 25 लाख किसान परिवार हैं उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसके अलावा ये 13 जिलों के जो करीबन 5.60 लाख हेक्टेयर, मतलब ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो राजस्थान का जो हिस्सा है इसमें 2.80 लाख हेक्टेयर का है। वहाँ पे खेती के लिए पानी मिलेगा और ये 40% जो आबादी रहती है राजस्थान की 13 जिलों में, उसको अगले 30-40 साल तक पेयजल की ज़रूरतें पूरी होंगी। उसके अलावा जो उद्योग हैं उनको भी पानी मिलेगा। तो आप देखिए, इससे औद्योगिक क्रांति भी आएगी, पलायन भी रुकेगा और उसके अलावा खेती जब बढ़ेगी तो किसानों के पास जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली जो है कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी और
लोगों का जीवन बदलने का काम होगा और पलायन भी रुकेगा। विनोद जी, इस परियोजना के बारे में विभिन्न स्तरों पर बातचीत हुई है, मध्य प्रदेश सरकार के साथ में भी समझौता हुआ है, तो अब जब ये योजना मूर्त रूप लेने जा रही है तो फिलहाल इस परियोजना के बारे में क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो समझौता हुआ है वो एक डीपीआर बनाने का समझौता हुआ था और डीपीआर जो है वो बहुत संभावना है कि मार्च के पहले हफ्ते में दोनों सरकारें मध्य प्रदेश और राजस्थान अपनी डीपीआर को लेके आएंगी और उसके बाद फिर डीपीआर पे साइन होगा और फिर इस पे आगे जो टेंडरिंग होती है या जो काम शुरू होता है उसके बाद काम शुरू होगा। तो अभी जो राजस्थान की डीपीआर है वो ऑलमोस्ट फाइनल है और मध्य प्रदेश की चूँकि मध्य प्रदेश थोड़ा लेट उसमें जुड़ा था और राजस्थान में डीपीआर को लेके पहले भी कुछ काम रखा था, तो राजस्थान की जो डीपीआर है वो भी बन चुकी है और मध्य प्रदेश की बिल्कुल बनने के करीब है। तो जैसे ही समझौता हो जाएगा तो इन 13 जिलों को करीबन 3611 एमसीएम पानी मिलेगा, जिसमें 1900 एमसीएम जो पानी होगा वो पेयजल के लिए होगा। पाठक जी, मेरे दो सवाल है। एक तो ये कि इस पूरी परियोजना में केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है, विशेष रूप से जल शक्ति मंत्रालय की। तो एक तो ये कि केंद्र सरकार की ओर से बार बार राज्यों ने मांग की है कि केंद्र सरकार की इस परियोजना में सहायता मिले। दूसरा सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा, कौन कौन से राजस्थान के जिले हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं? देखिए, केंद्र की भूमिका 2014 से ही जब दोबारा बीजेपी की सरकार आई थी तब से शुरू हो गई थी इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो है वो सक्रिय रूप से जब से 19 में बना है काफ़ी तेज़ी से इस परियोजना को लेकर इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर रहा है। और जैसे यूपी में और मध्य प्रदेश में एक समझौता कुछ महीने पहले ही हुआ है केन बेतवा का, तो उसी तर्ज पे जब ईआरसीपी को लेकर बहुत ज़्यादा एक वाद विवाद हुआ केंद्र के और पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार के, तब जो केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा था कि हमने इसको जो नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान है उसके जो 5 प्राथमिकता के जो योजना है उसमें शामिल करा दिया है और हम इसको इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में शामिल कर रहे हैं। और उसी दिशा में केंद्र ने जो है मध्यस्थता करते हुए और पहल करते हुए आगे बढ़े, पर चूंकि सरकार यहाँ कांग्रेस की थी और केंद्र में बीजेपी की थी, तो ये वादा पहले ही चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने भी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी किया था कि जैसे ही हमारी सरकार यहाँ पे आएगी हम इसको चंद दिनों में जो है मूर्त रूप दे देंगे और धरातल पे लेके आ जाएंगे। आपने जैसा कहा कि डीपीआर इसकी जल्दी ही मार्च के महीने में दोनों सरकारों की तरफ से आने वाली है, तो क्या अनुमान लगाएं हम कि ये परियोजना कब तक पूरी होगी और परियोजना पूरी होने के बाद में जो एक पेयजल और सिंचाई के लिहाज से जो हम एक बड़ा परिदृश्य में बदलाव देखेंगे वो आप किस तरह का देख पाते हैं? देखिए, कुछ काम तो पहले से चल रहा है जिसमें ईरशदा, नवनेरा, गलवा और पे जो है कुछ ना कुछ बांधों पे काम हुआ है। उसके अलावा और भी जो डीपीआर के अकॉर्डिंग जो और बांध बनेंगे या जो बैराज बनेंगे उस पे काम शुरू होगा। पाठक साहब, हम पानी से जुड़ा ही एक और मुद्दा ले लेते हैं। ताजेवाला का जो समझौता था या यमुना का जो हमें पानी मिलने वाला था राजस्थान को, वो लंबे समय से एक तरीके से समझौता नहीं हो पा रहा था राजस्थान और हरियाणा के बीच। तो राजस्थान के कई जिले इस पानी की डिमांड से वंचित थे, जो उनको पानी मिलना था उससे वंचित थे। तो अभी जो समझौता हुआ है राजस्थान के बीच और हरियाणा के बीच, एक तो हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे और दूसरा ये कि अब जो समझौता हुआ है उससे राजस्थान के किन किन जिलों को लाभ होने वाला है। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि मई 2094 में एक एमओयू हुआ था सह बेसिन राज्यों के द्वारा संबंधित क्षेत्रों में जो यमुना का जल है उनको उनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए उसकी सुविधाएं बनाने का समझौता हुआ था। लेकिन वो बात टलती चली गई और कुछ ना कुछ वहाँ भी पॉलिटिकल कुछ विवाद थे। उसके बाद फिर एक अपर यमुना रिव्यू कमेटी ने 2018 में ये कहा कि राजस्थान सरकार जो है वो ताजेवाला हेड से हरियाणा से अपने हिस्से का पानी जो है ट्रांसफ़र करे और उसके लिए एक डीपीआर तैयार करे जी। और उससे झुंझुनू चूरू जिले के लोगों को पानी दिया जाए। तो ये भी बात जो है पिछले 5 सालों से 6 सालों से अटकी हुई थी, पर जैसे ही यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो जो केंद्रीय मंत्री शेखावत है उन्होंने एक पहल की और दोनों राज्यों के अधिकारियों को बिठाया, मुख्यमंत्रियों को बिठाया और इस पे एक डीपीआर बनाने का समझौता जो है इसी महीने हाल ही में हुआ है, जिसमें
4 महीने में डीपीआर बननी है और उसमें ये बात है कि चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित और कुछ अन्य ज़िले जो हैं राजस्थान के शेखावटी के, वहाँ जो है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो है उनको पानी मिले और ये 577 MCM पानी मिलने की बात है। और ये पानी जो आएगा ये पाइपलाइन के थ्रू आएगा ताजावाला हेड से, और उसमें 4 पाइपलाइन डालने की बात है, जिसमें एक पाइपलाइन जो होगी वो हरियाणा के लिए होगी और 3 पाइपलाइन जो होंगी वो राजस्थान के इन जिलों के लिए होंगी। तो इसमें ये योजना लंबित होने का प्रमुख कारण क्या था और इसमें सहमति किस प्रकार बनी? देखिए, जो जल है ना वो राज्यों का विषय है। जब तक राज्यों के बीच में सहमति नहीं बनती है, जब तक कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है। आप देखेंगे कि कई सारे विवाद जो है, जो 30 मैंने कहा कि इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसलिए अटके हुए हैं। मतलब उसमें से 2 पूरे हो गए हैं, 28 अभी भी कहीं ना कहीं बातचीत के स्तर पे हैं। कभी कोई राज्य तैयार होता है, कभी दूसरा राज्य तैयार नहीं होता है, कभी कोई पॉलिटिकल विचारधारा का एक राज्य में सरकार है, दूसरे में दूसरी है, और कोई भी राज्य दूसरे राज्य को जो है पानी देने के लिए जल्दी से जो है वो तैयार नहीं है। तो यही एक विवाद लंबा खींचने की बात होती है, पर जनहित में ये फैसला लिया गया है, तो निश्चित रूप से सराहनीय बात है। पाठक साहब, इसी में मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि ये जो परियोजना अभी जो करार हुआ है हरियाणा के साथ, जो राजस्थान का MOU हुआ है, आपने कहा कि 4 महीने में इस पूरी परियोजना की DPR तैयार हो जाएगी जी। और क्या जो बातचीत हुई है उसमें इस प्रकार की भी कोई बात आई है कि ये योजना या ये परियोजना कितने समय में मूर्त रूप ले लेगी? ये तो DPR बनने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी मैंने जैसे आपको पिछले प्रश्न के जवाब में कहा था कि इसका अगर शिलान्यास ये सरकार करेगी तो निश्चित रूप से जो है लोकार्पण भी यही करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसके लिए 3-4 सालों में ये पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये ERCP की तरह बहुत बड़ी योजना नहीं है। सिर्फ पाइपलाइंस डालनी है और पानी के लिए आगे जो है उसको पहुँचाना है। उसके बाद आप इस क्षेत्र में पेयजल की स्थिति में कितना बदलाव की उम्मीद कर पा रहे हैं? देखिए, पेयजल के लिए जिस तरीके से काम चल रहा है, और पेयजल की एक और योजना चल रही है जल जीवन मिशन जो है, उसमें भी पानी तो कहीं ना कहीं से पानी, तो जो सरफेस वाटर से मेन चीज़ है कि हम सरफेस वाटर से कितना पानी पहुंचाते हैं, क्योंकि भूजल की निर्भरता को हमें कम करना है। पानी इस वक्त जो मेन सोर्स है, मतलब हमारा जो राजस्थान में 45% पानी भूजल से निकाला जाता है, तो सरकार की मंशा है कि 85% तक हम सरफेस वाटर से लें, भले वो रावी से लाएं, सतलुज से लाएं, चंबल से लाएं, पार्वती से लाएं, नर्मदा से लाएं, तो पानी हम वहाँ से, और पानी की कोई कमी नहीं है जिस तरीके से पानी राजस्थान में आ रहा है। और ये आज की तारीख में भी 11-12 हज़ार MCM पानी राजस्थान को मिल रहा है, अलग अलग नदियों के सोर्सेज से, हिमालय नदियाँ हैं। सिर्फ जल प्रबंधन की बात है, तो जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, समझौते कर रही है और उन योजनाओं को जैसे पूरा करेंगे, पेयजल की अगले 30-40 साल में राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये जैसे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, हम मान लेते हैं कि 5-6 साल में ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, तो राजस्थान में पानी ही पानी होगा। पाठक साहब, एक और मेरा सवाल है कि जयपुर के रामगढ़ बांध को भी ERCP प्रोजेक्ट से पानी देने की बात चल रही थी। क्या इसके बारे में भी कोई विमर्श हुआ है, विचार हुआ है, और क्या रामगढ़ बांध को भी भरने की इस प्रकार की कोई योजना है? हाँ, बिल्कुल। ERCP के माध्यम से जो PKC ERCP लिंक प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से खाली रामगढ़ बैराज नहीं होगा, बांध नहीं होगा, उसके अलावा 26 ऐसे बांधों का पुनरुद्धार करने की बात है, जिसमें महलपुर बैराज है, नवनेरा बैराज है, मेज बैराज है, राठौर बैराज है, डूंगरी बांध है, तो इस तरीके से, और इरशदा बांध है, और इवन बीसलपुर में भी कुछ पानी लाने की बात है। श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने विनोद जी के साथ जो बातचीत सुनी है, हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान की पानी की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और विनोद जी ने हमारी इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, अब मुझे इजाजत दीजिए। चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया रमेश नारनौलिया ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।